अब यहाँ पे देखो, डार्क रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ लाइट रिएक्शन को। किसको? लाइट रिएक्शन, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो लाइट रिएक्शन को देख लेंगे, जस्ट जो मेन चाहिए। तो बेसिकली डार्क रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें क्या लाइट रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो लाइट रिएक्शन हमारे पास हम देखे थे, स्पेशली लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा था। तो लाइट रिएक्शन में हमें दो चीज़ मिल रहा था, एक एटीपी फॉर्म हो रहा है और दूसरा हमारे पास NADPH2 या NADP। अब ये दोनों चीज़ हमें लाइट रिएक्शन से मिल रहा था। ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिल रहा था? लाइट रिएक्शन। अब इन्हीं दोनों चीज़ों का यूटिलाइज किसमें हम लोग करेंगे? डार्क रिएक्शन में। किसमें यूटिलाइज करेंगे? डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज करेंगे। तभी हम लोग ये एटीपी और NADPH2 बनाए थे लाइट रिएक्शन में। ये बना कहाँ पे था? तो हमें पता होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट है और ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या चला था? दिस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन हुआ था और इसी लाइट रिएक्शन का दो प्रोडक्ट अभी मैंने बताया, ATP एंड NADP। अब ये दोनों क्या है हमारे पास? एनर्जी मॉलिक्यूल। ये दोनों क्या हमारे पास? एनर्जी मॉलिक्यूल है। और यही दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल हम लोग यूज करेंगे किसमें? डार्क रिएक्शन। क्लियर है? तो चलो, ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल हम लोग किसमें यूज करेंगे? डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज करेंगे। अब ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल ATP एंड NADPH कैसे डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगा और किस तरीके से हमारे पास CO2 को, ध्यान से समझिएगा, CO2 को अल्टीमेटली डार्क रिएक्शन का मोटिव क्या है? CO2 को हम लोग फिक्स कर देंगे। फिक्स कर देंगे किसमें? ग्लूकोज में। किसमें फिक्स कर देंगे? ग्लूकोज में, यानी कि C6H12O6। डार्क रिएक्शन का मेन मोटिव तो यही है कि हमें CO2 को फिक्स करना और क्या बनाना है? ग्लूकोज। जो कौन करता है? तो फोटोसिंथेसिस से प्लांट ही कर सकता है और तो कोई कर नहीं सकता। चलो, मतलब प्लांट कर सकता है, साइनोबैक्टीरिया कर सकता है या एल्गी कर सकता है, यानी जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो अब पढ़ेंगे आज की क्लास में डार्क रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो डार्क रिएक्शन में बेसिकली देखो हमें क्या पढ़ना है, एक C3 साइकिल पढ़ना है, दूसरा हमें C4 साइकिल पढ़ना है। दो साइकिल मेन पढ़ना है, C3 और C4। आज हम लोग यही दो साइकिल पढ़ेंगे। तो इसके अलावा भी C2 साइकिल भी होता है जो थोड़ा सा फोटो रेस्पिरेशन पढ़ना बाद में, बट आज के लिए हम लोग C3 और C4 पढ़ेंगे। अब C3 और C4 पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है और डार्क रिएक्शन में एक्चुअली में कैसे चीज़ों को हम लोग डील करते हैं। तो डार्क रिएक्शन देखो पैसा है, ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे एंजाइम का यूटिलाइजेशन होगा। तो बात करते हैं इस टोटल डार्क रिएक्शन में हमारे पास दो एंजाइम हमें नाम याद रखना है स्पेशली। एक है रूबिस्को, एक कौन सा हमारे पास? रूबिस्को एंजाइम, और दूसरा होता है पेप्केज। दूसरा क्या होता है हमारे पास? पेप्केज। अब ये कौन कहाँ पे होगा आगे की तरफ हमें पता चलेगा, बट एंजाइमेटिक रिएक्शन में हमारे पास दो एंजाइम है, एक रूबिस्को और दूसरा क्या है? पेप्केज। इसके अलावा भी एंजाइम है जो आगे की तरफ दिखेगा, बट दो एंजाइम कौन कौन से मेन? तो रूबिस्को एंड पेप्केज। ये बात क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे चले, यहाँ तक क्लियर है? एंजाइमेटिक प्रोसेस है और इस एंजाइमेटिक प्रोसेस में हमारे पास दो एंजाइम मेन काम करता है, एक रूबिस्को और दूसरा क्या? पेप्केज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं C3 साइकिल। सबसे पहले हम लोग कौन सा साइकिल पढ़ेंगे? C3 साइकिल को देखेंगे। तो इस C3 साइकिल में क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हम लोग को क्या बस ATP और NADPH चाहिए था, कहाँ से? लाइट रिएक्शन से। तो पहला हेडिंग हो गया हमारे पास, दैट इज द C3 साइकिल। कौन सा? C3 साइकिल। देखो C3 साइकिल में अब क्या क्या पढ़ना है और इसको बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। C3 साइकिल, पहली बात, ये जो C3 साइकिल ये एक यूनिवर्सल साइकिल है। कैसा साइकिल है हमारे पास? यूनिवर्सल। इट मीन्स ये सभी प्लांट में होगा। कैसा साइकिल है हमारे पास? यूनिवर्सल साइकिल। C3 इज द यूनिवर्सल साइकिल। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल साइकिल यानी कोई भी प्लांट होगा, चाहे किसी भी टाइप का प्लांट होगा, एल्गी ही क्यों ना हो, उसमें C3 साइकिल तो होगा ही होगा। C3 साइकिल होगा ही होगा। अब बारी आती है कि डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल होता कहाँ पे है। तो ये क्या है, मान लो हमारे पास सेल, मेसोफिल सेल। कौन सा सेल है हमारे पास? ये मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल कहाँ पे है? तो लीफ में पाया जाता है। मेसोफिल सेल कहाँ पे पाया जाता है? तो लीफ में पाया जाता है। अब इस मेसोफिल सेल के अंदर हमारे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, अब ध्यान से समझना, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास ये क्या होता है? स्ट्रोमा। ये क्या हमारे पास? स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? एक एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं रूबिस्को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूबिस्को एंजाइम। तो पहला तो आपको ये लाइन लिख के आ सकता है कि रूबिस्को एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है। तो C3 के केस में, C3 साइकिल के केस में देखो, C3 साइकिल यानी कि C3 प्लांट पहले ले लेते हैं।
C3 प्लांट, दो टाइप के प्लांट होते हैं C3 और C4। तो पहले C3 हम लोग देख रहे हैं। तो C3 में हमारे पास क्या, देखो रूबिस्को कहाँ पे प्रेजेंट है, ये मेसोफिल सेल है और इस सेल के अंदर हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली, और उस ऑर्गेनेली के अंदर के स्ट्रोमा के अंदर कौन सा पाया जा रहा है, तो रूबिस्को। स्ट्रोमा के अंदर, ध्यान रखना, थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर नहीं, स्ट्रोमा के अंदर रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। तो देखते हैं अब हम C3 साइकिल यूनिवर्सल साइकिल है, सभी प्लांट में होगा, चाहे C4 प्लांट हो चाहे C3 प्लांट हो, व्हाटएवर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो C3 साइकिल होगा ही होगा। अब C3 के हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप है। पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास, दैट इज द रिडक्शन। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन। और तीसरा स्टेप होता है हमारे पास रीजेनरेशन। तीसरा स्टेप क्या होता है, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या हो गया हमारे पास, रीजेनरेशन। तो देखो अब हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग साइकिल बनाएंगे। ये तीनों स्टेप में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है और क्या क्या हमें याद रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो रूबिस्को एंजाइम है ये कहाँ पे पाया जा रहा है, तो याद रखना सभी को, स्ट्रोमा में पाया जाता है। अगर अच्छा किसी को पता है रूबिस्को का फुल फॉर्म, एनीवन? चलो कोई बात नहीं, देखो रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो ड्यूअल फंक्शन करता है। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है हमारे पास, ड्यूअल फंक्शन करता है, ठीक है, ड्यूअल फंक्शन करता है। अभी सभी को आवाज क्लियर है, आवाज आ रही है मेरी? चलो आई थिंक मेरे साइड से तो सही है। अभी एक बार रीज्वाइन कर लो आप लोग, हो सकता है आपके साइड से कुछ इशू, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये ड्यूअल फंक्शन करता है। ड्यूअल फंक्शन कैसे करता है कि जो रूबिस्को एंजाइम है ना, दिस रूबिस्को एंजाइम ये ऑक्सीजन से भी बाइंड हो जाता है और किससे, CO2 से भी। किससे किससे बाइंड हो सकता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है ये, और साथ में किससे जुड़ सकता है हमारे पास, CO2, दोनों के साथ जुड़ सकता है। इसी वजह से रूबिस्को को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द ड्यूअल फंक्शन करता है कौन, रूबिस्को। अब क्वेश्चन जरूर मन में आएगा कि कब CO2 के साथ जुड़ेगा और कब O2 के साथ जुड़ेगा, तो इसको ध्यान से समझ लो। अगर इन्वायरमेंट में CO2 ज्यादा है किससे, O2 से, तो भी रूबिस्को किसके साथ जुड़ेगा, CO2 के साथ जुड़ेगा। ये बात क्लियर। अगर इन्वायरमेंट में CO2 बराबर है O2 के, तो भी किसके साथ जुड़ेगा रूबिस्को, CO2 के साथ ही जुड़ेगा। ये बात क्लियर। बट अगर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया CO2 के मुकाबले, तभी एक कंडीशन है जब क्या जुड़ेगा, यहाँ पे रूबिस्को जुड़ेगा। ये बात क्लियर। उसके अलावा तो नहीं जुड़ेगा। यानी कि इन दोनों कंडीशन में CO2 का कंसंट्रेशन अगर बराबर है O2 के और ज्यादा है, तो भी हमारे पास रूबिस्को किसके साथ जुड़ेगा, CO2 के साथ। बट ऑक्सीजन के साथ ये तभी जुड़ेगा जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा CO2 के मुकाबले, तब ये CO2 के साथ ना जुड़ के O2 के साथ जुड़ जाता है। ये चीज आगे भी हम लोग पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन में, बट यहाँ पे भी याद रख लो ड्यूअल फंक्शन। चलो वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे जरूरत थी। कार्बोक्सिलेशन। अब हमें समझना है कि कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रीजनरेशन क्या होता है। इन तीनों स्टेप को एक एक बारी बारी से हम लोग देख लेंगे और इसके बाद हम लोग साइकिल को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन तो देखो हमारे पास RUBP, क्या हमारे पास RUBP पहले से प्रेजेंट है। अब इस RUBP हमारे पास 5 कार्बन शुगर है। ये नंबर याद रखना, नंबर काम आएगा। कितने कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। RUBP कितने कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। अब इस RUBP में हमारे पास क्या जुड़ेगा, CO2। क्या जुड़ेगा, CO2। CO2 जुड़ के हमारे पास बनाएगा एक प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द PGA। क्या बनाता है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनाया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये 5 कार्बन था, एक कार्बन ये हो गया, ये 5, टोटल 6 कार्बन। बट 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता जरूर है, बट वो जो कंपाउंड बनता है, जो आपको नहीं पढ़ना है, वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। 6 कार्बन कंपाउंड कैसा होता है हमारे पास, अनस्टेबल। ये बात क्लियर, अनस्टेबल होता है। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक हो जाता है
3 कार्बन कंपाउंड में। कितने में ब्रेक हो जाता है? 3 कार्बन कंपाउंड में। ध्यान रखना है कितने कार्बन कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है? 3 कार्बन कंपाउंड में। इसी वजह से आपके बुक में डायरेक्टली क्या लिखा है, RUPP के साथ CO2 जुड़ेगा और क्या बना देगा? 3PGA बना देगा, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फुल फॉर्म क्या हो गया? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फॉस्फोग्लिसरेट। ध्यान रखना एक ही चीज है, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट, बात एक ही है। तो ये याद रखना है। तो ये पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। देखो कितना इजी स्टेप है। कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ? RUPP प्लस CO2 जुड़ के क्या बनाया हमारे पास? 3PGA बना दिया। ये बात क्लियर? पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है रिडक्शन। रिडक्शन में ये 2 स्टेप प्रोसेस है। कितना स्टेप प्रोसेस है? 2 स्टेप। अल्टीमेटली रिडक्शन में ध्यान से समझना, इसी 3PGA को देखो, इसी 3PGA को हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। ये था 3PGA। अब ये कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है? देखो मैं इसको लिख देता हूँ। ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, ये एक, और ये था हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। और ये जो 3 ना, 3 किसको डिनोट कर रहा है? थर्ड पोजीशन पे हमारे पास कौन सा? फॉस्फेट जुड़ा है। थर्ड पोजीशन पे क्या जुड़ा है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। ये 3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये PGA मॉलिक्यूल कितने कार्बन कंटेनिंग का है, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हूँ ये भी कितने मॉलिक्यूल का है। यहाँ पे भी 1C है, यानी एक कार्बन इसमें है। टोटल हमारे पास 3PGA बना। अब सोचो ये 6 कार्बन क्या था हमारे पास? 6 कार्बन का अनस्टेबल था। ऑब्वियस सी बात है कि ये मॉलिक्यूल कितना बनेगा? 2 मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? ये देखो 5 कार्बन और एक ये 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना था, बट ये अनस्टेबल था। ये कन्वर्ट किस में हो गया? 3PGA में। किसमें कन्वर्ट हो गया? 3PGA में। हाँ रिया बताओ, बताइए। मेरे साइड से क्लियर है, आई थिंक सही है। एक बार आप रीज्वाइन कर लो। सर एक्चुअली सर आपकी आवाज आ रही है बट ना बहुत कम आ रही है, मतलब इट्स क्लियर बट ज्यादा नहीं आ रही। अच्छा सर मतलब सर आपकी आवाज आ रही है बट सर मतलब ज्यादा नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। अभी सही है? ठीक है चलो आज कोई नहीं, थोड़ा सा ईयरफोन लगा लो, क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे एंड से सही है, मैंने चेक भी कर लिया, रीचेक। चलो कोई बात नहीं, देख लो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हो गया। सुन लो, मैं अभी बताया RUPP प्लस 5 कार्बन, ये कार्बन, टोटल 6 कार्बन हुआ, अनस्टेबल था, जिसके वजह से हमारे पास क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल कितना बना? 3PGA। ध्यान से सुनो, 2 मॉलिक्यूल क्या बना? 3PGA बना। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब बात करते हैं हम लोग, हमारे पास ये क्या है? 2 मॉलिक्यूल बनेगा ना, तभी तो 6 कार्बन बैलेंस होगा। 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। तो ये बन गया हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। यानी कि एक CO2 को जब मैंने फिक्स किया, कार्बोक्सिलेशन में फिक्स किया ना, इन्वायरमेंट से CO2 लिया था, फिक्स करके क्या बनाया? 3PGA बना दिया। अब ये 2 मॉलिक्यूल कितने हैं टोटल हमारे पास? ये 2 मॉलिक्यूल है। कितने हमारे पास? 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x का मतलब 3PGA बना हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, मैंने बोला कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। कितना स्टेप प्रोसेस है? 2 स्टेप प्रोसेस है। तो ये 3PGA ध्यान से देखो, पहला बार रिडक्शन करेगा, ये 3PGA पहली बार जब रिडक्शन करेगा तो यहाँ पे लगेगा ATP। इसी वजह से मैंने अभी बताया था कि लाइट रिएक्शन से हमें क्या चाहिए? ATP चाहिए, और क्या चाहिए? NADP चाहिए। ये बात क्लियर? ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब ये एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे यूटिलाइज होगा। पहली बार जब 3PGA रिड्यूस होगा, 3PGA का रिडक्शन होगा, तो इसमें लगता है ATP। और कितना ATP लगता है? तो ध्यान रखना, 2 ATP लगता है। एक कार्बन अभी चला था ना, एक ही कार्बन, तो कितना ATP लगता है हमारे पास? 2। कितना लगेगा हमारे पास? 2 ATP लगा। एक कार्बन के लिए कितना ATP लगा? 2 ATP लगा। और ये बने जाएगा हमारे पास क्या? 13BPGA। क्या बना? 13BPGA। 13BPGA का मतलब हुआ थर्ड पोजीशन पे पहले से फॉस्फेट था, फर्स्ट पोजीशन पे फिर से आ गया। इसे समझाने के लिए जरूरी नहीं है, आप याद रखो क्या बनेगा? 13BPGA। नाउ दिस 13BPGA ये बना एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और वापस से फिर से ये रिड्यूस होगा। वापस से क्या होगा? ये फिर से ये रिड्यूस होगा, और ये बना लेगा हमारे पास PGAL। क्या बना लिया? PGAL। क्या बना लिया? PGAL। और थर्ड पोजीशन पे अभी क्या हमारे पास? फॉस्फेट है। थर्ड पोजीशन पे क्या है? फॉस्फेट। अब हो गया हमारे पास 3PGAL, और इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड। ये बात क्लियर?
फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGAL। तो यानी कि देखो रिडक्शन कितना इजी प्रोसेस है। 3 PGA में एक बार ATP लगा, बना 1,3-PPGA, और दूसरी बार फिर से रिड्यूस होगा, बट यहाँ पे ATP अब नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा NADP। कितना लगेगा? तो 2 लगेगा। कितना लगेगा? तो 2 ही लगेगा। कितना लगेगा? तो 2 लगेगा। और ये क्या बन गया किसमें? 3PGL में। तो अभी भी देखो 3PGA 2 मॉलिक्यूल बना, अभी भी ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा, और अभी भी ये 2 मॉलिक्यूल ही बनेगा। ये बात क्लियर? तभी तो कार्बन मेंटेन रहेगा। 6-6 चलता आ रहा है, यहाँ पे भी 6 कार्बन था, यहाँ पे भी 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब ये जो 3PGL है, अभी मैं एक की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें ग्लूकोज बनाने के लिए याद है ना कितना कार्बन चाहिए? 6। यानी कि इस साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा। कितनी बार चलाना पड़ेगा? 6 बार। तो कैसे चलाएंगे देखेंगे। अभी मैं एक कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये बन गया। अब यहाँ पे देखो रीजनरेशन प्रोसेस। रीजनरेशन प्रोसेस में क्या हुआ? 3PGAL, यानी 3 सिर्फ पोजीशन को बता रहा है, यानी कि PGAL रीजनरेट होगा। क्या होगा? रीजनरेट। और यहाँ पे लगता है ATP। कितना लगता है? 1 ATP। कितना लगता है? एक कार्बन को फिक्स करने में कितना लगता है? 1 ATP। और ये PGAL कन्वर्ट हो जाता है किसमें? RUBP में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? RUBP में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? RUBP में। बट अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं बताया कि एक CO2 को फिक्स करने से हमारे पास C6 तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें कितना CO2 चाहिए? 6 CO2 चाहिए। तो सभी जगहों पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें कितना चाहिए? 6 CO2 चाहिए। 6 CO2 चाहिए, तब जाके हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 12 मॉलिक्यूल क्या बनेगा? PGA। कितना मॉलिक्यूल बना? 12 मॉलिक्यूल PGA बना। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। अब ये भी कितना बनेगा? 12 मॉलिक्यूल 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-BPGA। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो क्या हो जाएगा? 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL। ये बात क्लियर? ये वाला 3 पोजीशन को बता रहा है, जस्ट समझने की। 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGL। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये कितने? 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGL बना। अब यहीं पे इंटरेस्टिंग है कि 12 में से, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर ये समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर आप साइकिल रटना पड़ेगा आपको। 12 में से क्या हुआ कि हमारे पास ग्लूकोज के लिए कितने कार्बन चाहिए? 6। कितने कार्बन चाहिए? 6 ही कार्बन तो चाहिए ग्लूकोज के लिए। तो ये 12 में से सोचो ये कितने कार्बन कंटेनिंग था? 3PGL कितने कार्बन कंटेनिंग था? 3 कार्बन कंटेनिंग था। मैंने बताया था ना PGL 3 कितने कार्बन कंटेनिंग है। ये सब अभी 3 कार्बन कंटेनिंग है, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग है, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग है, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग है। PGA भी 3 कार्बन कंटेनिंग था, 3 कार्बन कंटेनिंग था। अब ये जो 3 कार्बन कंटेनिंग है, तो सोचो 12 में से कितने मॉलिक्यूल निकाले? 12 में से कितने मॉलिक्यूल निकाले कि 6 कार्बन हो जाए? बताओ कितने मॉलिक्यूल ऑफ 3PGL निकालना पड़ेगा? कौन बोला? 6+6। नहीं, मैं बोला कि 12 PGL मॉलिक्यूल है और ये PGL मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंटेनिंग है, तो कितने मॉलिक्यूल यहाँ से निकालें? PGL का कितना मॉलिक्यूल चाहिए? 2। 3 कार्बन कंटेनिंग है तो एक मॉलिक्यूल लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGL लिया, तो ये क्या बना लेगा? ग्लूकोज बना लेगा, C6H12O6। 2 तो निकाल लिया हम लोगों ने, 2 PGL हम लोग क्या लिख लिए? निकाल लिए। बचा कितना? 10। बचा कितना? 10। और यही 10 वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? RUBP में। वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RUBP में। किस में कन्वर्ट होगा? RUBP में। ये बात समझ में आ गया? तो यहाँ से 2 निकाल लिए, यहाँ से क्या निकाला मैंने? 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGL। तो बना क्या हमारे पास? कितने कार्बन मिल जाएगा हमें? 6 कार्बन मिल जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। बट कैसे हुआ? तो हमारे पास ये 3 स्टेप था, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये बात समझ में आया? ये समझ में आया? पक्का ना? 12 PGL बना, 2 निकल गया, बचा कितना? 10। अब सोचो हम लोग RUBP कितना लिए थे? 5 कार्बन कंटेनिंग है, याद आ रहा है? 5 कार्बन कंटेनिंग है, 5 कार्बन कंटेनिंग है ना? ये चला तो गया। अब वापस ये क्या हो जाएगा? रीजनरेट कर जाएगा किसमें? RUBP में। तो सोचो एक को फिक्स करने के लिए कितना ATP लगा था हमें? एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 1 ATP लगा था। तो हमें कितने CO2 लिए थे? 6। तो यहाँ पे लगा 6 ATP।
टोटल एटीपी यहाँ पे कितना लगा 6 एटीपी। यहाँ पे देखो एक को फिक्स करने के लिए 2 लगा था, तो 6 को फिक्स करने के लिए कितना हो गया 2 गुणे 6 यानी 12। यहाँ पे भी देखो एक बार समझ जाओगे फिर दोबारा भी लिखाऊंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे देखो एक को फिक्स करने के लिए 2 NADPH लगा, 6 को फिक्स करने के लिए कितना लग जाएगा 12 NADP। कितना लग जाएगा 12 NADP। इसको लिख लो, इसके बाद फिर हम लोग इसको साइकिल में लिखेंगे तो साइकिल में और ज्यादा इजी हो जाएगा, फिर उसको हम लोग समझ लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत क्लियर है? Yes, sir. चलो लिख लियो कि मिटा दूं? मिटा दूं? Sir, 1 minute बस। ओके हाँ जी, अब क्या नहीं समझ में आया बताओ, बोलो। सर हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग इसी चीज को ना साइकिल में देख लेंगे। तो मैं मिटा दे रहा हूँ और साइकिल में और ज्यादा इजी हो जाएगा, तो जो काम की चीजें वही लिखेंगे। तो समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ये समझना जरूरी है क्योंकि आपको यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मिस्टेक्स ना हो, दैट्स वाई मैंने इतना इसको इस तरीके से कराया। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से काम होगा उसको यहाँ पे समझते हैं साइकिल को, ठीक है। अब हमें क्या था, नाम ही है साइकिल, तो आरईपी जितना आरईबीपी जितना लिए थे उतना देना भी था, इसी वजह से 2 निकाले, बाकी 10 से रीजनरेट करके वापस से भेज दिए। अब देखो ये मैंने लिया यहाँ पे, क्या लिया था आरईबीपी लिया था, क्या लिया था आरईबीपी लिया था। आरईबीपी 5 कार्बन कंटेनिंग था। अब इस आरईबीपी में हमारे पास CO2 जुड़ा था, किसके प्रेजेंस में, रूबिस्को के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, रूबिस्को के प्रेजेंस में। ये लिख दे रहे हो इसको। अब इससे हमारे पास क्या बना था, क्या बना था 3PGA बना था, फॉस्फोग्लिसरल ग्लिसरिक एसिड। अब ये 3PGA वापस से किस में कन्वर्ट हुआ था, ध्यान से देखो, वापस से कन्वर्ट हुआ था हमारे पास 1,3-BPGA में। अब 1,3-BPGA वापस से रिड्यूस होके क्या बनाया था हमारे पास PGL, क्या बना लिया था PGL, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। अब यही PGL रीजनरेट करके क्या बना लिया था REBP। तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। और इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेशन। और ये दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यही तो पढ़ना था, यही तो पढ़ना था, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन। अब देखो ये कितना सॉर्टेड हो गया, लेकिन वो समझना जरूरी था वहां पे। अब यहाँ पे समझो एक CO2 लिया था, कितना लिया मैंने, एक CO2 जब लिया था तो कार्बोक्सिलेशन में कोई भी ATP NADH यूज नहीं हुआ। ये भी लाइन लिख के आ सकता है, क्या C3 प्रोसेस में कार्बोक्सिलेशन में ATP या NADH यूज होता है, तो नहीं होता है। किसी में होता है, रिडक्शन और रीजनरेशन में। तो पहली बार जब रिडक्शन होती है, भी याद रखना, पहली बार जब रिडक्शन होता है NADPH नहीं यूज होता है, क्या यूज होता है, ATP यूज होता है। क्या यूज होता है, ATP। एक कार्बन को फिक्स करने के लिए कितना ATP यूज हुआ था, 2। कितना ATP यूज हुआ था, 2। ये बात क्लियर। और उसी तरीके से 1,3-BPGA को PGL में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज हुआ था NADP, और ये भी कितना यूज हुआ था, 2। और रीजनरेशन में PGAL को रीजनरेट करके REBP में वापस भेजने के लिए यहाँ पे कितना ATP यूज हुआ था, 1 ATP यूज हुआ था। कितना ATP यूज हुआ था, 1 ATP। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट में लिख रहा हूँ, अगर एक कार्बन CO2 बोले या एक कार्बन बोले, बात एक ही है। इसको फिक्स करने के लिए हमें टोटल ATP कितना लगा, 3 ATP, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। और इसी CO2 को फिक्स करने के लिए हमें NADPH भी तो लगा है, कितना लगा है, 2। तो 2 क्या लगा हमारे पास, NADP। बट एक कार्बन से ग्लूकोज तो नहीं बन सकता है, एक कार्बन से ग्लूकोज तो नहीं बन सकता है, क्योंकि ग्लूकोज कितना है, 6 कार्बन कंटेनिंग है। ये साइकिल 6 टाइम रन होगा, तो सब में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो वो बैलेंस करने जो समझाने के लिए बताया था। बट यहाँ पे ये जो ब्लू वाला जो लिखा है एटीपी और एनएडीएच, इसको आपको अब 6 के अकॉर्डिंग देखना है। आप समझो 6 CO2 बोलो, ध्यान से देखो, 6 CO2 बोलो या आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बोलो, बात एक ही है ना, ये बात क्लियर है। 6 CO2 बोलो या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, बात एक ही है, क्योंकि 6 CO2 6 कार्बन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन, दैट्स वाई। तो अगर हम लोग बात करें 1 CO2 की बात की तो कितना लगा था, 3 ATP और 2 NADP, ये बात क्लियर। अब ये 3 ATP दो जगहों पे लगा था, कहाँ कहाँ पे लगा था, तो देखो एक लगा था हमारे पास रिडक्शन में, दो लगा था हमारे पास रिडक्शन में 2 ATP, और एक लगा था हमारे पास रीजनरेशन में, एक कहाँ पे लगा था, रीजनरेशन में। और अगर मैं बात करूं हमें कितना चाहिए, 6 टर्न इसको चलाना पड़ेगा, 6 बार चलाएंगे तो हमें 6 CO2 चाहिए, या 6 CO2 बोलूं या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बोलूं तो मल्टीप्लाई कर दो 6 से, कितना ATP चाहिए, 18 ATP, और कितना NADP चाहिए, 12 NADP चाहिए। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, सभी को क्लियर हो गया। ये याद रखना, अब यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। देखो बनाए थे हम लोग बहुत ज्यादा, बट ये समझने के बाद ये बहुत ईजी है, ठीक है, ये इतना हमें चीजें याद रखना है। अब ये जो PgAl है ना, यही PgAl से हमें ग्लूकोज बनता है, इसी को हम लोग ट्रायोज शुगर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रायोज शुगर। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये 3 कार्बन, कितने कार्बन कंटेनिंग है, 3 कार्बन कंटेनिंग है, डेट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायोज शुगर, ठीक है, बोल सकते हैं। और यही कितना निकला था, 2, वो जो समझाने के लिए था, जरूरी नहीं कि आप 12 सब करोगे तो 12 ही होगा, तभी हमारे पास ये लिख लेगा, रीजनरेट होगा REBP, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgL बनाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgL बनाएगा क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ये समझने के लिए था, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए। हमें अगर आपको इजी और जल्दी कैलकुलेशन करना है तो हमेशा 1 CO2 को याद रखना है, क्योंकि 6 CO2 को याद रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। 1 CO2 की याद है तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे C4 साइकिल, लेकिन उसके पहले एक मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके बता दे रहा हूँ, इसके बाद एक मैं आपको दे दूंगा और उसके बाद हम लोग C4 पढ़ेंगे, ठीक है, और C4 इससे छोटा ही है। चलो अब यहीं पे ये मैं भी लिख के रखा हूँ, मिटा नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पे देखो जस्ट मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। मान लो एक जस्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक C3 प्लांट है, क्वेश्चन नंबर 1, मान लो क्या है, एक C3 प्लांट है, एक C3 प्लांट के C3 प्लांट है, और इस C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसमें क्वेश्चन में पूछा हूँ फॉर द, ध्यान से सुनना, फॉर द 7 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 7 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, हाउ मेनी ATP एंड NADP आर रिक्वायर्ड, तो बता दो कितना रिक्वायर्ड है। 21 ATP and 14 NADP रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी लोग करके देख लेते हैं, एक मैं समझा दे रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, ये मान लो हमारे पास हाउ मेनी वाला जो इस क्वेश्चन का ए पार्ट है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने बता दिया 7 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 चाहिए। 7 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को कितना ATP चाहिए, तो देखो हमें एक मॉलिक्यूल के लिए मैंने कितना बताया था, 3, 1 CO2 के लिए मैंने बताया था 3, तो 7 CO2 के लिए कितना हो गया हमारे पास, 7 × 3 21, और NADPH कितना बताया था, एक CO2 को करने के लिए 2 NADPH, तो 7 CO2 को करने के लिए कितना हो गया, 14 NADPH, यानी 21 और 14। ये बात समझ में आ गया, 21 और 14 ऐसे क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन टफ तब हो जाएगा जब हम लोग C4 पढ़ लेंगे। C4 पढ़ेंगे तो हमें बहुत ध्यान से समझना है कि C4 साइकिल बोला है या C4 प्लांट बोला है, तो वहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, बट कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन आप लोग सभी लोग लिखो, मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पे, सभी लोग आप लोग खुद ही लिखो, सिर्फ मैं वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे। रेडी हो सभी लोग, बोले चलो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, फॉर द C4 साइकिल, सॉरी फॉर द C3 साइकिल, फॉर द C3 साइकिल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ATP, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ATP, total number of ATP for 3 molecule of glucose, 3 molecule of
ग्लूकोज, टोटल नंबर ऑफ एटीपी, ये बात क्लियर। दूसरा इसी में लिखो, फॉर दिस प्लांट कैलकुलेट एटीपी इन रिडक्शन प्रोसेस फॉर 14 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इसी का सी पार्ट लिख लो, ये बी कर लो, सी पार्ट, फॉर दिस प्लांट कैलकुलेट एटीपी इन ओनली रीजेनरेशन प्रोसेस, कितना, रीजनरेशन प्रोसेस फॉर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देखो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, टफ इन द सेंस इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ऐसा क्वेश्चन हाइपोथेटिकल बनाया ताकि आप कभी भी ना बोलो किसी टाइप का अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया टफ से टफ तो भी इतना लंबा नहीं पूछने वाला है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी से बता दो, क्विक। पहला क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटीपी, मैंने एनएडीपी पूछा ही नहीं, बन गया। क्लियर है? किसी का हुआ? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एनीवन? चलो ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 50 सेकेंड हुआ है। हाँ किसी का आ गया जी, हाँ ठीक है, करके देखते हैं। मेरे को जिसने भी लिखा कोई बात नहीं, आप लोग चेक कर लो, सभी का पढ़ने में वो होगा, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर द 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कितना मॉलिक्यूल लिखा है? 3 मॉलिक्यूल। देखो ए वाला पार्ट में क्या लिखा है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसी वजह से मैंने आपको बताया था 3 मॉलिक्यूल में टोटल CO2 कितना होगा। अगर आपको CO2 का टर्म में याद रखोगे तो हमेशा कैलकुलेशन ईजी होगा, टेंशन ही नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट होगा कैलकुलेशन। 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल में 6 होता है, तो 3 मॉलिक्यूल में कितना हो गया, 18 CO2। और हमें पता है एक CO2 में कितना लगता है, 3, तो 18 में कितना हो गया, 54। क्योंकि देखो अगर आप इस टर्म में याद रखोगे ना तो आपको बार बार डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड की जरूरत ही नहीं है, CO2 के फॉर्म में याद रखो और हमेशा क्वेश्चन स्मूथ तरीके से होगा, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, जस्ट ऑप्शन टिक करके आप कर सकते हो, बट प्रैक्टिस के दौरान पेन से कैलकुलेट करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते करते इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर दिस प्लांट कैलकुलेट एटीपी इन द रिडक्शन प्रोसेस फॉर द 14 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। मैंने बताया था ये जो 3 एटीपी था, अभी बताया था 3 एटीपी था, 3 में से 2 कहाँ पे लगा था, रिडक्शन में, और एक कहाँ पे लगा था, रीजनरेशन में, यही तो लगा था। तो देखो क्वेश्चन कहाँ पूछा है, सिर्फ रिडक्शन में पूछा है। रिडक्शन में कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो 14, तो सिंपली हो गया 14 मॉलिक्यूल पूछा है। हमें पता है रिडक्शन में कितना लगता है, सिर्फ 2, तो कितना हो गया, 28। सी क्वेश्चन क्या पूछा है, ATP in the process of 3 molecule of glucose only in the regeneration process। कहाँ पे, रीजनरेशन में कितना होता है, 1, तो कितना मॉलिक्यूल पूछा, 3 मॉलिक्यूल, तो 3 मॉलिक्यूल का मतलब CO2 कितना हो गया, 18 CO2, यानी कि 18 गुणे 1 यानी कि 18 ATP। किसी को कोई दिक्कत, सभी का सही है? नवदीप समझ में आया? देखो इसी वजह से मैंने डिटेल में बताया कि अगर क्वेश्चन कैसे भी पूछ दे, कोई किसी को ये ना लगे कि क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि 2025 में क्वेश्चन थोड़ा टफर साइड वैसा आ गया था, तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप लोग कर पाओगे आराम से। C4 करें, समझ गए ना, क्लियर है? चलो तो देखो आप एनसीईआरटी में C3 के बेस पे एक ना चेकर बोर्ड बना दिया है, तो उस बोर्ड वो जब आप इसको समझ लिए तो उस चेकर बोर्ड को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बेसिकली यही बनाया है कि इन और आउट किया है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए बात किया है, कितने मॉलिक्यूल के लिए बात किया, जस्ट चेकर बोर्ड जस्ट कैजुअली बना दे रहा हूँ।
क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो उसको तो रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। एनसीईआरटी में ना एक चेकर बोर्ड बनाया है कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो कितना इन हो रहा है और कितना आउट हो रहा है, क्या क्या इन हो रहा है और क्या क्या निकल रहा है। तो देखो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन हो रहा है, तो वहां पे क्या निकल रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज निकल रहा है। और इन क्या हो रहा है हमारे पास, कितना एनर्जी देना पड़ रहा है, तो देखो 18 एटीपी देना पड़ रहा है। और तो जब एटीपी को तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, एटीपी तोड़ दोगे तो क्या होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो 18 एडीपी निकल रहा है आउट, ये दे रहे हैं और ये निकल रहा है। और क्या लिखा है कि हमारे पास NADPH कितना होता है, हमारे पास कितना यूटिलाइज हो रहा है, 12। ये बात क्लियर। तो NADP प्लस ये 12 निकल जाता है। तो ये चीज़ें चेकर बोर्ड है, वो कुछ अलग नहीं है, जो हम लोग ये डिटेल में पढ़े उसी का एक सार है कि हमारे पास 6 CO2 दिया जाता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज निकलता है, 18 ATP लगता है, 18 ADP में कैसे टूटेगा, ATP टूटता है किसमें, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, मतलब लिख ही लो। एक्सक्यूज मी सर, सर इसका जो क्वेश्चन आपने अभी करवाया सर, इसका पार्ट सी फिर से करवा दो। सी, अच्छा देखो, फॉर दिस प्लांट ATP मैंने बोला रीजनरेशन प्रोसेस में, रीजनरेशन प्रोसेस में कितना लगता है, देखो यहाँ पे इसीलिए मिटाया नहीं था, एक CO2 को फिक्स करने के लिए 1 ATP, तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 6 ATP रीजनरेशन में, सिर्फ रीजनरेशन मैंने पूछा है ना, तो कितने मॉलिक्यूल के लिए पूछा है, 3 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 6 होता है CO2, तो 3 मॉलिक्यूल में कितना हो गया, 18 हो गया ना, 18 CO2 हो गया, तो 18 CO2 का मतलब 18, समझ में आ गया। C4 पढ़े हम, चलो मिटा दूं सारा कुछ, लिख लिए सब, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। देखो अब हमें पढ़ना है C4। देखो C4 थोड़ा सा, C4 साइकिल इजी है, बट C4 पढ़ते ही ना ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। कैसे टफ होगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। और वो जो C4 है, C4 पढ़ने से पहले हमें और भी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो C4 इतना इजीली हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। देखो अब हमें पढ़ना है C4 साइकिल। देखो इतना ही में हम लोग C4 सब कुछ पढ़ लेंगे एक ही बार। C4 साइकिल, चलो अब देखो C4 साइकिल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए C4 प्लांट। देखो C3 प्लांट में सिर्फ C3 साइकिल है, ठीक है, यूनिवर्सल साइकिल है, बट C4 प्लांट में पहली बात तो यही याद रख लो, इसके अंदर C4 साइकिल भी चलेगा और C3 साइकिल भी चलेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर फोटोसिंथेसिस हुआ और डार्क रिएक्शन हुआ तो ग्लूकोज बनेगा, तो C3 तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल साइकिल है। बट C4 में एक एडिशनल साइकिल चलेगा जिसको बोलते हैं C4। अब ये C4 प्लांट, पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कहाँ पे पाया जाता है, तो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, यानी कि थोड़ा वार्म एरिया में पाया जाता है, ठंडी एरिया में देखने को नहीं मिलता है। उसके पीछे भी रीजन है जो आपको रीजन बाद में बताऊंगा, बट जरूरत भी नहीं है, आपके लेवल का नहीं है, बट फॉर नो याद रखना आपको ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। अब ये जो C4 साइकिल, इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल लिखा है, पहला शुगर केन, कौन सा हमारे पास, शुगर केन, नेक्स्ट है हमारे पास मेज, नेक्स्ट क्या हमारे पास सोरगम, बहुत है, जिसमें से शुगर केन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज आपको मिथ नहीं याद रखना है कि C4 साइकिल जो चलता है ना, C4 साइकिल जरूरी, या फिर जो C4 प्लांट है ये सिर्फ मोनोकॉट नहीं हो सकता है, ये मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट दोनों में होता है, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोनोकॉट में नहीं, C4 प्लांट मोनोकॉट वाले भी हो सकते हैं और C4 प्लांट डाइकॉट वाले भी हो सकते हैं, यानी कि मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट दोनों होंगे, ठीक है। जिसमें से वो बात की बात है कि स्पेशली आपको एग्जांपल शुगर केन वाला और मेज, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मोनोकॉट में और डाइकॉट में। अब इस C4 प्लांट में ऐसा क्या है, क्या स्पेशल है कि ये क्यों नेचर ने इसको डेवलप किया, C3 प्लांट था तो C4 क्यों बनाया नेचर ने,
तो इसके अंदर बहुत सारा मॉडिफिकेशन है, और ये मॉडिफिकेशन क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक स्पेशल एनाटॉमिकल फीचर, कैसा एनाटॉमिकल फीचर है C4 प्लांट के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रैंज एनाटॉमी। कौन सा? क्रैंज एनाटॉमी पढ़ना है। अब ये क्रैंज एनाटॉमी क्या होता है तो उसको लिए ध्यान से समझो कि लीफ में C4 प्लांट में जो भी C4 प्लांट है उसके अंदर हमारे पास ना दो टाइप का सेल होता है, जबकि C3 में हम लोग पढ़े थे सिर्फ एक टाइप का सेल, मीजोफिल सेल। ठीक है, बट C4 में मीजोफिल तो है ही, साथ में एक और स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ सेल। क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल। अब ये जो क्रैंज एनाटॉमी नाम क्यों पड़ा तो उसको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। क्रैंज एनाटॉमी हमारे पास ये है वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, और इसके चारों तरफ ध्यान से देखो, इसके चारों तरफ इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल लेयर में, ये जो ब्लैक से बनाया है, दिस मल्टीपल लेयर क्या कहलाता है हमारे पास? इसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल। ये जो ब्लैक वाला बनाया है, ये दोनों लेयर क्या है हमारे पास? बंडल शीथ सेल, BSC। अब ये बंडल शीथ सेल के कुछ प्रॉपर्टी याद रखें। बंडल शीथ सेल का ये जो सेल होता है, इसके जो सेल वॉल होता है थिक होता है। सेल वॉल कैसा होता है? थिक। दूसरा होता है नो ICS। नो क्या होता है? ICS यानी कि इंटर सेलुलर स्पेस। इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता है। ये भूमिका है C4 पढ़ने के लिए। अगर ये नहीं क्लियर होगा तो C4 रटना होगा, साइकिल से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखो, थिक होता है सेल, नो ICS होता है, और कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। कैसा अरेंज होता है हमारे पास? कॉम्पैक्टली अरेंज। अब ये कॉम्पैक्टली अरेंज के अलावा एक और चीज और आपको याद रखना है, तो ध्यान से समझना। ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, और ये याद रखना है कि ये मल्टीपल लेयर में होता है। कैसा होता है हमारे पास? मल्टीपल लेयर में होता है, एक लेयर में नहीं होता है। देयर आर मल्टीपल लेयर, जैसे मैंने यहाँ पे दो बनाया। ये था आपको बंडल शीथ सेल का प्रॉपर्टी। इसके अलावा और भी चीजें याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, ये तो एक बार याद रखना समझने के लिए। मेजोफिल ऐसा नहीं होता है। मेजोफिल, पहली बात, इसका सेल वॉल कैसा होता है? थिन। सेल वॉल कैसा होता है? थिन। दूसरा, ये ऑलमोस्ट जनरली फिक्स नहीं है, बट जनरली कैसे लेयर में होता है? सिंगल लेयर में होता है। चलो, ये दोनों तो जब एक सेल का डिफरेंस हो गया, स्पेशली ये वाला फीचर ज्यादा आपको याद रखना है समझने के लिए। अब जो फीचर याद रखना है C4 साइकिल को पढ़ने के लिए, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझो, मीजोफिल सेल और ये बंडल शीथ सेल है। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होगा, जैसे वहां पे C3 में देखे थे कि मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट था। मान लो ये मीजोफिल सेल है। अब यही समझना बहुत जरूरी है, दिस इज द मीजोफिल सेल। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है? मीजोफिल सेल। और यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ ये है बंडल शीथ सेल। कौन सा सेल है? बंडल शीथ सेल। अब समझो, इसके अंदर मैं एक ऑर्गेनेली बना रहा हूँ, जिस ऑर्गेनेली का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर भी मैं एक ऑर्गेनेली बना रहा हूँ जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। बट अब यहीं पे ट्विस्ट है, मेजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग तरीके का होता है, और जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो अलग तरीके का होता है। यानी कि इसी वजह से हम लोग बोलते क्या है कि जो ये मेजोफिल का क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर को पजेस करता है। तो आपको डिटेल समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो वर्ड याद रखना, दैट इज द इन द केस ऑफ द C4 प्लांट देयर आर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? तो डाइमॉर्फिक होता है। कैसा होता है? डाइमॉर्फिक, यानी कि टू डिफरेंट टाइप के होते हैं। कैसा होता है? टू डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। अब ये डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है क्या, तो उसको ध्यान से समझ लो। मेजोफिल सेल के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये होता है ग्रेनल। कैसा होता है? ग्रेनल। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट डाइमॉर्फिक तो बोलना नहीं है, बट ये समझना जरूरी है क्योंकि आगे का स्टेप नहीं समझ में आएगा। ग्रेनल। और इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है ए ग्रेनल। कैसा होता है हमारे पास? ए ग्रेनल। देखो, इसी ये ग्रेनल है और ये ए ग्रेनल है, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डाइमॉर्फिक। क्वेश्चन पूछेगा क्या डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? तो C4 प्लांट में पाया जाता है, C3 में नहीं पाया जाता है। ये बात समझ में आ गया? डाइमॉर्फिक क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? चलो ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे देखो,
अब ये डाइमॉर्फिक ग्रेनल और ए ग्रेनल क्या है वैसे नाम से क्लियर होगा, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ग्रेनल का मतलब ये क्लोरोप्लास्ट है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो अभी मैं राउंड कर रहा हूँ ब्लैक से ब्लू के अंदर, ये देखो ये था क्लोरोप्लास्ट, C4 क्लोरोप्लास्ट। इसको भी मैं C4 क्लोरोप्लास्ट ही कर दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो ये जो C4 क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर जो ग्रेनल था, इट मीन्स इसके अंदर थैलेकोइड इस तरीके से प्रेजेंट है जो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होता है, बट इसके अंदर ए ग्रेनल है, थैलेकोइड ऐसे पाइल में नहीं अरेंज है, इस तरीके से बिखरा हुआ है बेचारा। दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं ए ग्रेनल। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए ग्रेनल। ये क्लियर हो गया। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तो डाइमॉर्फिक बताया ग्रेनल और ए ग्रेनल, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना वो याद रखना। मीजोफिल सेल के अंदर पहली बात यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता, जबकि C3 में पाया जाता था। मैंने बताया था C3 में रूबिस्को एंजाइम कहाँ पे पाया जा रहा था, स्ट्रोमा में, बट यहाँ पे मीजोफिल सेल के अंदर रूबिस्को होता ही नहीं है। पाया तो छोड़ो, रूबिस्को अब्सेंट वाला याद रखो, रूबिस्को अब्सेंट होता है तो कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक अलग से एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्केज। तो याद रखना है कि लाइन लिख के आ गया फोटोसिंथेसिस, ऐसा नहीं है टफ है, क्योंकि आप लोग सुपरफिशियली पढ़ोगे तो ये रटना होता है, रटना नहीं समझना है। पेप्केज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बात क्लियर। मीजोफिल में क्या प्रेजेंट है, पेप्केज C4 के केस में, जबकि C3 में मीजोफिल के अंदर रूबिस्को पाया जा रहा है। C4 में रूबिस्को तो पहली बात एब्सेंट है मीजोफिल के अंदर, और इसके जगह पे क्या पाया जा रहा है, पेप्केज। और दूसरा प्रॉब्लम, ये पेप्केज क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं पाया जाता है, ये ट्विस्ट है। ये पेप्केज कहाँ पे पाया जाता है, तो इस मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पेप्केज, ये जो एंजाइम है मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ना कि स्ट्रोमा में। ये बात क्लियर हो गया, आगे चलें। ये बात समझ में आया? चलो अब यहाँ पे देखो बंडल सिथ सेल में, अब ध्यान से समझना, बंडल सिथ सेल में अब यहाँ पे पेप्केज नहीं होता है, पेप्केज अब्सेंट, और बंडल सिथ सेल में पाया जाता है हमारे पास रूबिस्को, यही याद रखना है। और ये रूबिस्को कहाँ पे पाया जाता है, ध्यान रखना है, इसी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाता है, नॉट साइटोप्लाज्म, क्योंकि रूबिस्को हमेशा स्ट्रोमा में पाया जाएगा। रूबिस्को हमेशा कहाँ पे पाया जाएगा, स्ट्रोमा में। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाता है, ना कि ल्यूमेन में, ना कि साइटोप्लाज्म में। और ये कहाँ पे पाया जाता है पेप्केज, मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में। तो लाइन क्या याद रखना है, इतना समझाया समझाने के लिए, बट आप समझ गए तो एक एक लाइन उसमें, एक लाइन इसमें, एक लाइन उसमें। लाइन क्या हो जाता है कि मीजोफिल सेल के अंदर पेप्केज फाउंड इन, पेप्केज फाउंड इन मीजोफिल सेल साइटोप्लाज्म, ये बात क्लियर। और बंडल सिथ में एक लाइन क्या याद रखना है, रूबिस्को फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा, बस। बट जरूरी नहीं लाइन के फॉर्म में लिखो, ये समझना जरूरी है, इसको बना लो, बस यही जानना था। अब देखो C4 तुरंत मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा, C4 खत्म। बट C4 को ये समझना बहुत जरूरी था, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, लाइन आ सकता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ये तभी कर पाओगे जब आप समझोगे। उसके बाद C4 साइकिल बहुत ही छोटा है, बहुत ही ईजी है, ये समझ गए तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लिए आप लोग, यहाँ तक लिख लिए। सर ये दोनों पाए जाते हैं, कौन सा सर बंडल सी शेल और ये जो मीजोफिल सेल है, ये दोनों C4 प्लांट में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बताया दो टाइप के स्पेशल सेल्स होते हैं, मीजोफिल और बंडल सेल। और इसको मैंने क्या बोला, क्रैंज एनाटोमी। क्रैंज एनाटोमी ये वाला स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ। बंडल सेल था, मैं अच्छा ये बताना भूल गया था क्या, ये जो ब्लू वाला है ये कौन सा सेल है, मान लो मीजोफिल सेल। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। और क्रैंज का मतलब होता है, आपने देखा है वो कुछ छोटी छोटी बच्ची होती हैं, मतलब दिल्ली में अगर आप देख पाओ तो, दिल्ली में जो राजी चौक एक जगह है वहाँ पे ना ऐसे फ्लावर का एक रिथ लाइक स्ट्रक्चर वो अपने सर पे लगाई रहती है। क्रैंज का मतलब होता है रिथ, रिथ उसी को हम लोग बोलते हैं। और ये ऐसा स्ट्रक्चर है, दैट्स वाइज क्या बोलते हैं इसको, क्रैंज एनाटोमी। तो क्रैंज एनाटोमी किसका एनाटोमिकल फीचर है, C4 प्लांट का, नॉट C3। इसमें दो टाइप के सेल है, मीजोफिल सेल है, बंडल सेल है। बना लिए सभी लोग? मिटा दूं?
चलो अब हम लोग इसको मिटाने के बाद क्या पढ़ेंगे, C4 साइकिल। बहुत ही ईजी है, बहुत ही छोटा है, इतना में बन जाएगा। हमें बस ये हटा दे रहा हूँ और वो समझने के लिए कि ताकि आप रिलेट कर पाओ, ताकि आप क्या कर पाओ, रिलेट कर पाओ, इस वजह से मैंने उसको रखा है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो C4 साइकिल बहुत ही ईजी छोटा शब्द में हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे देखो पहली बात, आप किसी भी बुक में कहीं भी पढ़ोगे ये चीज ध्यान रखना, अगर मैं मोटा बना रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन है, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, ये ऊपर, ये नीचे, ये लेफ्ट, ये राइट, राइट लेफ्ट, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन जब भी अगर डायग्राम बेस पूछेगा तो ब्रेन में एक ही चीज याद नहीं रखना कि ये ऊपर वाला मेसोफिल और नीचे वाला बंडल से, ऐसा जरूरी नहीं है। उल्टा भी लिख सकता है, राइट लेफ्ट कैसे भी लिख सकता है, वो ध्यान से पढ़ना। जल्दीबाजी में जो बुक में बनाया वही याद रहता है और क्वेश्चन हो जाता है गलत, नहीं याद रखना। मतलब आपका ये ओरिएंटेशन कैसे भी हो सकता है, इसको ऊपर बोलो, इसको नीचे, इसको राइट, इसको लेफ्ट, कुछ भी हो सकता है। मैं इसको ऊपर बना रहा हूँ, ये कौन सा सेल है, तो यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो ऊपर वाला सेल है हमारे पास, दैट इज द मेसोफिल सेल। कौन सा सेल है, मेसोफिल सेल। और ये मैंने थिन बनाया बिकॉज ऑफ, मैंने बताया था मेसोफिल सेल का सेल वॉल कैसा होता है, थिन, और वो कैसा होता है, थिक। ये कौन सा सेल हमारे पास, दैट इज द बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। ये हो गया बंडल शीथ सेल, ये हो गया मेसोफिल सेल। अब यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट है, जस्ट समझाने के लिए, क्लोरोप्लास्ट जरूरत नहीं है समझाने के लिए, वही से दोबारा ना बोलो, यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट है। इसका क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया था, मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ग्रैनुल, कैसा होता है, ग्रैनुल। अब ये ग्रैनुल जरूर है, बट सोचो इसके अंदर रुबिस्को ही नहीं है, रुबिस्को है नहीं। तो इस मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है पीपी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक एंजाइम के प्रेजेंस में CO2 के साथ जुड़ता है। बाहर से क्या आया, CO2, एटमॉस्फेयर से क्या आया, CO2, किसके अंदर आया, मेसोफिल सेल के अंदर। ये दोनों जुड़ता है एक एंजाइम के प्रेजेंट में, जिस एंजाइम का नाम था पेप्केज, जो यहाँ पे मैंने बनाया था। तो ये कौन सा एंजाइम यहाँ पे, पेप्केज। बस अब ये पेप्केज इसके साथ जुड़ा और जुड़ के बनाता क्या है, ध्यान से समझो, जुड़ के बनाता है हमारे पास ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। क्या बनाया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और ये कितने कार्बन कंटेनिंग है, 4 कार्बन। और पेप कितने कार्बन कंटेनिंग था, 3 कार्बन। और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। इसी वजह से इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, C4 साइकिल। इसका सम रीजन वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई वी कॉल्ड C4 साइकिल, बिकॉज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ द C4 साइकिल इज द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड C4 साइकिल। ये बात समझ में आ गया। नाउ दिस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट होता है ये याद रखना है, कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड में। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मैलिक एसिड अभी तक कहाँ पे प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल में। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नहीं आता है बंडल शीथ सेल में, पहला पॉइंट। क्या आता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग है। और इस प्रोसेस को, जैसे ये मैलिक एसिड कहाँ पे आ जाएगा, बंडल शीथ में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, बंडल शीथ में आ जाएगा। तो उसके पहले यहाँ पे समझो, जो CO2 जुड़ा था ना पेप के साथ, इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। यानी इसका भी 2-3 स्टेप प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात समझो, ये जो मैलिक एसिड है कहाँ पे आया, मेसोफिल बंडल शीथ सेल में। ऑक्सैलोएसिटिक नहीं आया, कौन आया, मैलिक एसिड है। कहाँ पे आया, बंडल शीथ सेल में। अब ये जो मैलिक एसिड है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैलिक एसिड, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जहां से क्या होता है, देखो यहाँ से निकल जाता है CO2। मैलिक एसिड 4 कार्बन कंटेनिंग था, एक CO2 मैंने निकाल दिया। जब एक CO2 निकाल दिया तो अब ये कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज अ पायरुविक एसिड। क्या हो गया ये, पायरुविक एसिड। ये कितने कार्बन कंटेनिंग है, 3 कार्बन कंटेनिंग। तो दूसरा प्रोसेस CO2 निकला, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ये अंतर हो गया C3 से। देखो वहां पे रिडक्शन हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन दूसरा स्टेप क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये हो गया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंटेनिंग, 3 कार्बन कंटेनिंग। कितने कार्बन कंटेनिंग, 3 कार्बन कंटेनिंग। ये कितने कार्बन कंटेनिंग था, 3 कार्बन कंटेनिंग।
यही पायरुविक एसिड वापस से रीजनरेट हो जाता है किसमें, पेप में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। और इसी रीजनरेशन प्रोसेस में हमें एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने में कितना, एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने में कितना एटीपी लगता है, यही याद रखना, 2 एटीपी लगता है। कितना एटीपी लगा, 2 एटीपी। यानी कि C4 साइकिल में सिर्फ एक स्टेप में लग रहा है एटीपी, और कौन सा है, रीजनरेशन प्रोसेस। कितना लग रहा है, 2 एटीपी लग रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, PEP फॉस्फेनॉल पायरुवेट में। कौन, पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे समझो, अब एक ऐसे अगर एक कार्बन को फिक्स करने के लिए, एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए कितना लग जाएगा, 12। एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए कितना लग जाएगा, 12 लग जाएगा ना। जस्ट समझो, एक CO2 के लिए अगर मैं बोलूँ 1 ग्लूकोज बोलूँ, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बोलूँ, या 6 CO2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनूँ, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, तो कितना हो जाएगा, 12 एटीपी। ये बात समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर हुआ। यस सर। चलो ये देखो, अब यहाँ पे एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान से समझो, ये बहुत इजी प्रोसेस था। पहला था कार्बोक्सिलेशन, दूसरा था डीकार्बोक्सिलेशन, तीसरा था रीजनरेशन। अब यहाँ पे देखो कि ये जो पायरुविक एसिड है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कैसे कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट डाइकाइनेज। क्या बोलते हैं इसको, पायरुवेट डाइकाइनेज। ये ऑप्शनल है, चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो नहीं याद रख सकते हो। और ये पायरुवेट डाइकाइनेज, ध्यान रखना, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। कैसा होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव। इसी वजह से जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था आपको, पायरुवेट डाइकाइनेज कैसा होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव। इसी वजह से कोल्ड एरिया में ये एंजाइम इनएक्टिव होता है। कोल्ड एरिया में क्या होता है, इनएक्टिव। इसी वजह से कोल्ड एरिया में C4 प्लांट जनरली नहीं पाया जाता। कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। चाहो तो याद रख सकते हो, कहानी नहीं याद रखना, बट ये याद रखना है कि हमारे पास पायरुविक एसिड किस एंजाइम के प्रेजेंट में पेप में कन्वर्ट हुआ, तो पायरुवेट डाइकाइनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ पेप में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। देखो कितना छोटा सा है, C4 साइकिल इज क्वाइट स्मॉल। हाँ दिशा, चलो वेरी गुड सर। देखिए अब सोचो कि ये कितना इजी था, कितना छोटा था C3 के मुकाबले। अब यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, और एक C4 प्लांट के लिए मैं आपको करके बता रहा हूँ, C4 प्लांट के लिए कि कितना एटीपी लगा, कितना बच गया। तब तक आप लोग इसको लिखो, तब तक मैं मिटा रहा हूँ C4 साइकिल को। जस्ट ये 2 मिनट लगेगा। देखो बात करते हैं हम लोग इसका C4 साइकिल। C4 साइकिल में क्या क्या है, तो उसको यहाँ पे देखो ध्यान से। बात करता हूँ मैं C4 प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज था, मैं आपको बताना भूल गया। देखो यहाँ पे ये C4 साइकिल कंप्लीट हो गया। ये जो CO2 है ना, दिस CO2, इसका वॉल कैसा था, थिक। मैंने इसी वजह से थिक बनाया था। इसका वॉल कैसा था, थिक। जब वॉल थिक है ऊपर से मल्टीपल लेयर में, तो ये CO2 ना बाहर नहीं निकल सकता, इन्वायरमेंट में वापस आया जरूर था, इन्वायरमेंट में वापस नहीं जा सकता है। यही CO2 इस बंडल स्थित सेल के क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है, और यहाँ पे रन होता है C3 साइकिल। यहाँ पे कौन सा रन हुआ, C3 साइकिल। यानी कि C4 प्लांट के अंदर दोनों साइकिल चला, C4 तो चला ही चला, और ये C3 चला। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि C4 में C3 साइकिल कहाँ पे चलता है, तो C3 साइकिल चलता है बंडल स्थित सेल में, ना कि मेसोफिल सेल में। पहला कहाँ पे चलता है C3 साइकिल, बंडल स्थित सेल में। कहाँ पे चलता है, बंडल स्थित सेल में चलता है, ना कि मेसोफिल सेल में चलता है। ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये, यस सर। पक्का ना। एक बार फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला ये जो CO2 लिख रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था ना CO2, ये CO2 बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है, कि मैंने प्रॉपर्टी आपको पहले बताया था कि बंडल स्थित सेल क्या होता है, मल्टीपल लेयर में, और उसका सेल वॉल क्या होता है, थिक, और इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है। तो जिसके वजह से ये CO2 बाहर नहीं निकलता, और ये CO2 वापस कहाँ पे जाता है, C3 साइकिल में। और ये C3 साइकिल कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, बंडल स्थित सेल के अंदर। तो यहाँ पे रन होता है C3 साइकिल। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि
C4 प्लांट में C3 साइकिल कहाँ पे चलेगा? तो C3 साइकिल कहाँ पे चलेगा? पहली बात तो बंडल शीथ सेल में चलेगा, और ये बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? बट सर तो मतलब पायरुविक एसिड के बाद जो CO2 बना सर वो भी तो बंडल शीट में से ही गया। हाँ, तो फिर वो कैसे मतलब? नहीं देखो, मैलिक एसिड से CO2 बना ना, ये वाला CO2, ये सर यही CO2 तो क्या है यहाँ पे? पायरुविक एसिड तो 3 कार्बन था, 3 कार्बन तो रीजनरेट होकर PP बना लिया। ये बात क्लियर? सर हाँ बट बताओ। सर आपने यहाँ पे भी सर 1CO2 करके समझाया था। ये तो मैंने ये ये वाला। नहीं, ये तो मैं आपको ATP को बताया था कि इस पूरे प्रोसेस में एक CO2 को फिक्स करने के लिए, ये वाला CO2 को फिक्स करने के लिए कितना ATP लगा? 2 ATP लगा ना, फिक्स करने में। यही इसी रीजनरेशन प्रोसेस में, समझ में आया? ये अलग चीज लिखा था। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, जो C4 प्लांट है इसके अंदर कौन कौन सा साइकिल चल रहा है? दोनों चल रहा है। क्वेश्चन क्या से पूछता है वही ध्यान से समझना है। C4 प्लांट है यानी इसके अंदर C4 साइकिल भी चलेगा और इसके अंदर C3 साइकिल भी चलेगा। अब सोचो,